हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल मज़े में हैं। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लेकिन उसके पहले एसी का एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ था, पावर इन एसी सर्किट और चोक कॉइल। तो एसी के ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग पहले कवर करेंगे। एलसी ऑसिलेशंस मैं ईएम वेव्स पढ़ाने के बाद आखिरी में पढ़ाऊंगा, तो कृपया उसके बारे में कमेंट ना करें। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पहले पावर इन एसी, चोक कॉइल और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आ रहा है वो है पावर इन एसी सर्किट। क्या हमको ये बात मालूम है कि यदि हम एक एसी सर्किट की बात करें, यदि हम लोग एक एसी सर्किट की बात करें, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहां पे आपने लगाया है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स, बहुत बढ़िया। तो क्या हम लोग ई की इक्वेशन कुछ ऐसे लिखते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बिल्कुल सही जवाब। सर करंट को आप क्या लिखते हैं? ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ रजिस्टर है, इंडक्टर है या कैपेसिटर है या उनका कोई कॉम्बिनेशन है। तो करंट का फेज एलिमेंट पे डिपेंड करता है और ये बात हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। हमें मालूम है कि करंट सेम फेज में होता है रेजिस्टेंस के केस में। करंट लीड करता है, करंट लैग करता है अगर हम लोग एलिमेंट को चेंज करें। तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट यहां पे हो सकता है। आप लोग कृपया रेस्ट्रिक्ट ना करें डिस्कशन को रेजिस्टेंस पे। एक जनरल मैंने बस सर्किट बनाया है, यहां पे कोई भी एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन करंट की हम लोग लिख देंगे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। फाइव क्या है बेटा? सर फाइव है फेज डिफरेंस। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अगर ये अगर ये आपके सामने करंट और ईएमएफ की इक्वेशन है, यहां पे ई कौन सा ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू? ई और आई जो है, ई और आई जो है ये कौन सी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या इंस्टेंटेनियस? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें अच्छे से मालूम है कि दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ करंट, जानकारी है। तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, अगर आप ये पूछो कि किसी भी मोमेंट पे, किसी भी क्षण पे कितनी पावर है, तो हम लोग कहेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली पी इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ आई। पी बराबर वी टाइम्स ऑफ आई। तो एक्सप्रेशन आप लिख दोगे, इनका मल्टीप्लीकेशन ई नॉट आई नॉट, या तो वी नॉट आई नॉट लिख दो, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं, टाइम्स ऑफ फाइव। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये इक्वेशन आ चुकी है आपके सामने पावर की। ये इक्वेशन आ चुकी है आपके सामने पावर की। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला लगाया जाएगा। यहाँ पे साइन सी साइन डी का फॉर्मूला उठा के लगा दो। और या तो एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि लेट्स से हम लोग इसको प्लस माइनस को फॉर द मोमेंट माइनस लेके चलते हैं। ओके, माइनस लेके चलते हैं। सिर्फ आप इतनी क्वांटिटी को देखिए, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक्सप्रेशन लगा दो और इसको लिख दो। तो यही इक्वेशन जो पावर की है आपको कैसी दिखेगी? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को मैं बाहर रख रहा हूं और अंदर वाली जो टर्म है जिसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं, यहां मैंने लगा दिया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये एक्सप्रेशन बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और कॉस ए साइन बी। ये एक्सप्रेशन आ गया। लिखते चलो सभी लोग, साथ साथ में लिखते चलो। अगली स्टेप में क्या करना है? मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो। हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? हमने एक्सप्रेशन लिखा है इंस्टेंटेनियस पावर का। अब मेन बात यह है कि हमको पहुंचना है एवरेज पावर तक। मेन बात यह है कि हमको पहुंचना है एवरेज पावर तक। ठीक है, आपको एक बात मालूम है कि सर अगर हम एवरेज पावर की बात करें,
आपने अभी जो एक्सप्रेशन दिया वो किस चीज़ का एक्सप्रेशन दिया? हमने एक्सप्रेशन दिया इंस्टेंटेनियस पावर का। लेकिन सर जो एवरेज पावर होगी वो क्या होगी? एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर ये तो आपने किसी मोमेंट पे बताया, किसी इंस्टेंट पे बताया। ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ये तो किसी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पे है। ये पावर इंस्टेंटेनियस है, ये पावर इंस्टेंटेनियस है मेरे दोस्तों, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। आपको निकालना है एवरेज पावर, पूरी साइकिल का, हाफ साइकिल का, किसी टाइम टी तक का एवरेज पावर। डिफरेंस समझ में आता है? किसी मोमेंट पे लेट से 5वें सेकंड पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है और 0 से 5 सेकंड में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। 10th सेकंड पे कितना कंज्यूम हो रहा है, 0 से 10 सेकंड में कितना कंज्यूम हो रहा है। तो एवरेज पावर को आपने क्या लिख दिया? इसको आपने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ पी डी टी बाई इंटीग्रल डी टी। अब ये जो इंटीग्रल डी टी वाली टर्म होती है बन जाती है टी, कैपिटल टी, जो भी आपके लिमिट है। मान लो आप 0 से टी तक जा रहे हैं, ये मैंने लिख दी 0 से टी, ये मैंने लिख दी 0 से टी। ये एक्सप्रेशन हमको पता होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन हमको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद मैं सीधी आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर आप पूरा एक्सप्रेशन पावर का यहाँ पे रख के सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ना ये किसी बोर्ड एग्जाम में करना है, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है, कभी नहीं करना। चांसेस हैं कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपने घर पे 10 बार प्रैक्टिस की हो, एग्जाम के प्रेशर में आप पैनिक करके एक स्टेप ऊपर नीचे कर दी, अगले 5-7 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे और आंसर नहीं निकलेगा, गलत एक्सप्रेशन लिख के आओगे। सिर्फ एक स्टेप लिखनी है, बड़ी अच्छी राइटिंग में एक स्टेप लिखो, अगले स्टेप में जनरल फॉर्मूला लिखो, पावर का एक्सप्रेशन अंडर डालो और सीधे आओ फाइनल रिजल्ट पे। ये है फाइनल रिजल्ट। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस टुडे। जितना एक्सट्रीम लेवल पे किसी का गला खराब हो सकता है उतना मेरा खराब हो रहा है ना, इसलिए मेरी आवाज़ आपको आज थोड़ी सी एनोइंग लग सकती है। सो प्लीज़ बियर विथ माई वॉइस टुडे। ये है एवरेज पावर। बेटा इसको लिखो एक बार। या तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एक्सप्रेशन अंदर डालना, सीधे फाइनल रिजल्ट पे आना, सीधे फाइनल रिजल्ट पे आना, सीधे इस रिजल्ट पे आना। क्या लिखा आपने? एवरेज पावर को, आपने एवरेज पावर को लिखा आफ्टर सॉल्विंग आपने यहाँ पे वैल्यूज आप रखेंगे, इंटीग्रल डी टी टी बन गया, और ऊपर इंटीग्रेट करने के बाद के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ आई नॉट इंटू ई नॉट लिख सकते हो, वी नॉट लिख सकते हो, मेक्स नो डिफरेंस, टाइम्स ऑफ कॉस फाई। अब ये आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट है। वी नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। तो क्या आप आई नॉट को, क्या आप आई आर एम एस को आई नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। वी आर एम एस को वी नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या मैं इसको 1/√2 इंटू 1/√2 लिख सकता हूं? 1/2 को 1/2 को 1/√2 इंटू 1/√2 लिख दिया, कोई बड़ी बात थी क्या इसमें? तो आई नॉट बाई रूट 2 क्या बन गया? ये बन गया आई आर एम एस। वी नॉट बाई रूट 2 क्या बन गया? ये बन गया वी आर एम एस। क्लियर है गुरु? हेलो, 1/2 लिखा हुआ था, 1/√2 इंटू 1/2 लिख दिया। क्यों लिखा सर? ये आई आर एम एस बन गया, ये वी आर एम एस बन गया। खेल खत्म, खेल खत्म, इतने में खत्म हो चुका है। तो एक्सप्रेशन आपके सामने क्या आ गया? एवरेज पावर का एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। ये वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्या है ये? क्या है ये? एवरेज पावर अपॉन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्या है ये? सोचो, क्या ये आर एम एस पावर है? सर ऐसा कुछ होता भी है क्या? सर ऐसा कुछ होता है क्या? आर एम एस पावर जो आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता है? और ये कॉस फाई क्या है? ये आपको एक रिलेशन बताने वाला है, समझिए, यही तो बात है। पहले आगे एक मिनट इसकी बात करते हैं, पहले कॉस फाई की बात करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक पॉइंट मुझे और एक्सप्लेन करना है, पहले कॉस फाई की बात करते हैं, है ना। आपने अभी जो एक्सप्रेशन लिखा है, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने लिखा है कि पावर जो है, पावर, कौन सा पावर? एवरेज पावर। उसको आपने अभी अभी क्या लिख दिया मेरे भाई? आपने लिख दिया आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस टाइम्स ऑफ कॉस फाइव।
आई आर एम एस वी आर एम एस टाइम्स ऑफ कॉस फाई टाइम्स ऑफ कॉस फाई। ओके, ये आपने लिखा ये आपने लिखा। अब बताइए कॉस फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? कॉस फाई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? सर एवरेज पावर, सर एवरेज पावर डिवाइडेड बाय आई आर एम एस इंटू आर आर एम एस। आर एम एस करंट अगर फ्लो करे सर्किट में टी टाइम तक, जो आर एम एस करंट की वैल्यू है, अगर वो करंट फ्लो करे तो कितना पावर कंज्यूम होगा, ये कहलाएगा आर एम एस पावर। तो डिवाइड में क्या आ गया? पी आर एम एस। मतलब 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 ये कि जो पावर फैक्टर है वो रेशो है एवरेज पावर अपॉन आरएमएस पावर का, एवरेज पावर अपॉन आरएमएस पावर का, एवरेज पावर इंटू आरएमएस पावर का, रूट मीन स्क्वायर पावर का। ये बात लिखिए, इतनी बात लिख लीजिए, काम की बात है ये, इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिस इज, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। छोटी सी बात है, काम की बात है, पता होनी चाहिए, एक एक बात इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। आपने कहा कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो है P इक्वल टू वी आई। एवरेज पावर की बात करूं, एवरेज पावर की बात करूं, या तो एक्चुअल पावर डिसिपेटेड या पावर लॉस, तो वो कितना होता है? वो रियलिटी में इतना होता है, वो रियलिटी में इतना होता है, इतना। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ उस पावर की बात करें, अगर हम लोग सिर्फ उस पावर की बात करें जो सर्किट तब डिसिपेट करेगा जब करंट उसकी आरएमएस वैल्यू पे हो। बात यह है कि सर जब हमने ऑलरेडी सारे फैक्टर्स कंसीडर करके रूट मीन स्क्वायर करंट डिसाइड किया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिसाइड की, तो वहां से जो पावर आ रहा है, सुनना बात को एक मिनट के लिए, समझना, थोड़ा सा शांति से सुनने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं, कि सर जब हमने सारे फैक्टर्स कंसीडर करके आई आर एम एस की वैल्यू बताई, वी आर एम एस की वैल्यू बताई, तो वहां से जो पावर आ रहा है आरएमएस पावर, वो ही एक्चुअल पावर होना चाहिए ना। एक्चुअल पावर लॉस कुछ अलग होता है, वहां पे कुछ और भी चीजें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी होती हैं, और वही वही किस एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है? पावर फैक्टर से पता चल रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल पावर आप लिख देंगे आरएमएस पावर। ओके, पीक पावर के लिए पीक वैल्यूज ऑफ करंट ले लो, वी नॉट इंटू आई नॉट। ठीक है, बात है, ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि आई आर एम एस इंटू कॉस फाई जो है, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई जो है, इतना पार्ट जो है, दिस इज नोन एज द एक्टिव पार्ट ऑफ द करंट, और वॉट लेस करंट, और वॉट लेस करंट, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वर्कफुल करंट। क्यों? क्योंकि दिस इज इन फेज विद द वोल्टेज, दिस इज इन फेज विद द वोल्टेज। यहीं पे मैं आर आर एम एस इंटू साइन फाई की वैल्यू बात करूं, यहीं पे मैं आई आर एम एस इंटू साइन फाई के वैल्यू की बात करूं, तो ये कहलाएगा इन एक्टिव पार्ट ऑफ द करंट, ये कहलाएगा इन एक्टिव पार्ट ऑफ द करंट, इन एक्टिव पार्ट ऑफ द करंट, और वॉट लेस करंट, मतलब यहां पे कोई पावर डिसिपेट नहीं होगा, वर्कलेस करंट है। मैंने पहले वाले के लिए वॉट फुल की जगह वॉट लेस कह दिया शायद गलती से, सॉरी, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। एक्टिव पार्ट में जो करंट लॉस हो रहा है वो है वॉट फुल करंट, मैंने शायद स्लिप ऑफ अ टंग, आई सेड इट वॉट लेस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो एक्टिव पार्ट यानी वहां पे कंजम्पशन हो रहा है, इट इज इन फेज विद द वोल्टेज, और वो कहलाता है वॉट फुल करंट। और यहां पे अगर आप लोग साइन फाई की बात करें तो ये कहलाएगा वॉट लेस करंट। इसके बीच में और वोल्टेज के बीच में कितना अंतर है? इसके वॉटलेस और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का अंतर होगा। तो फेज डिफरेंस आप कितना बता देंगे? फेज डिफरेंस 90 डिग्री विद द वोल्टेज। ये बातें लिखिए, ये बातें लिखिए जल्दी। हम्म, डन 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 डन। अब हम बात कर रहे हैं चोक कॉइल की, अब हम बात कर रहे हैं
एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है चोक कॉइल। तो पहले आपको समझाता हूं कि चोक कॉइल क्या है, पहले समझ लो शांति से, उसके बाद सारी बातें। एक सेकेंड है ना, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक ब्लैंक पेज हमको मिल जाए। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। यही ले लेता हूँ, ये ब्लैंक पेज ले लेते हैं। या हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो हम बात कर रहे हैं चोक कॉइल की। आप हेडिंग लिख लीजिए चोक कॉइल, आप हेडिंग लिख लीजिए चोक कॉइल। मैं दिखाता हूं एक डायग्राम, मैं बनाता हूं आपके सामने एक चित्र, एक डायग्राम। देखिएगा जरा कि होता क्या है एक्चुअल में। आपको मैंने दे दिया एक सर्किट, आपको मैंने दे दिया एक सर्किट, और इस सर्किट में मैंने लगा दिया ऑल्टरनेटिंग सोर्स, जिसकी मैंने कुछ वैल्यू बता दी 220 वोल्ट, और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मैंने दे दी 50 हर्ट्ज। अब आपने एक डिवाइस यूज करके रखी है सर्किट में मेरे दोस्तों, आप लोगों ने एक डिवाइस यूज करके रखी है सर्किट में, जिसकी अपनी खुद रेटिंग है, मतलब जिसमें करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू परमिसिबल है, जिसमें वोल्टेज की एक वैल्यू परमिसिबल है ना। तो इसकी रेटिंग आपने हो सकता है, आपने बता दिया कि यार ये जो है ये कुछ 110 वोल्ट तक झेल सकता है, और ऐसे कुछ करंट झेल सकता है ये। कल को अगर सर्किट में उस परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा का करंट आता है, या तो इसके अक्रॉस परमिसिबल से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप एस्टैब्लिश होता है, तो निपट जाएगा, ये तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं बल्ब ले लेता हूं, अरे 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 अरे, इसको मैं बल्ब बना देता हूं, बल्ब, क्या बना देता हूं, बल्ब, इसको मैं एक बल्ब बना देता हूं, इसको मैं एक बल्ब बना देता हूं, बल्ब। बल्ब का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, बल्ब का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये एक बल्ब है, बल्ब। ओके, मान लो कि बल्ब है, इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा, परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा अगर करंट या पोटेंशियल एस्टैब्लिश होता है सर्किट में, फट जाएगा बल्ब। तो आपने ये कहा कि यार इसको सेफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आइडिया दे दिया कि बेटा करंट को कम कर दो, पोटेंशियल को कम कर दो। तो क्या विचार है आपके दिमाग में, कैसे कम कर सकते हैं सर? एक सेपरेट रेजिस्टेंस हम लोग एडअप कर लेते हैं सिचुएशन में, एक सेपरेट रेजिस्टेंस हम लोग एडअप कर लेते हैं सिचुएशन में। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर मैं एक सेपरेट रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करूँ, लेट से मैंने इसको R' कह दिया, तो ये जो पर्टिकुलर हमारा एलिमेंट है ये सेफ रह सकता है, क्योंकि ये करंट को कम कर देगा, ये पोटेंशियल खुद भी खाएगा कुछ। 220 जो है वो किस किस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, कुछ इधर और कुछ इधर। सही जवाब है, सही बात है। लेकिन पंगा ये है कि इसमें अपनी कुछ हीटिंग होगी, इसमें अपनी कुछ हीटिंग होगी। ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने, इसमें खुद अपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीटिंग होगी, जो कि अच्छी बात नहीं है जो कि परमिसिबल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि डिवाइस भी सेफ रहे, हम ये चाहते हैं कि डिवाइस भी सेफ रहे और हीटिंग भी ना हो। तो यही हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा कि हीटिंग भी ना हो और हमारा डिवाइस भी सेफ रहे। तो इस सिचुएशन में हमने ये सोचा कि क्यों ना कोई और एलिमेंट यूज कर लिया जाए, जैसे कि एक इंडक्टर। अगर आप एक इंडक्टर यूज करते हो यहां पे, अगर आप एक इंडक्टर यूज करते हो यहां पे, तो आपको ये मालूम है कि एक इंडक्टर का अपना रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। क्या लिखते हैं उसको हम लोग, ओमेगा L। अब इस बल्ब का अपना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, लेट्स से R। इस सिचुएशन में आप लोग नेट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग
इंडक्टिव इम्पीडेंस कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा Z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL द होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो क्या सिचुएशन में करंट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या सिचुएशन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी एलिमेंट उस पर फर्क पड़ेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में कुछ लिखते हैं, समझते हैं। ये करना है बेसिकली हमको, दिस इज द सोल थॉट ऑफ चोक कॉइल। अब इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लिख के क्या आएंगे? चोक कॉइल इन अ डीसी सर्किट करंट इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस। पता है, मालूम है ना, डीसी सर्किट सिंपल सा डीसी सर्किट है, रेजिस्टेंस यूज करो चेंज हो जाएगा। लेकिन वहां पे होते हैं एनर्जी लॉसेस I स्क्वायर इंटू आर पर सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग। तो आप लिख सकते हैं कि अगर आप रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो हीट फॉर डीसी सर्किट व्हेन यू यूज अ रेजिस्टेंस दैट्स I स्क्वायर इंटू आर टी। तो पावर लॉस कितना बन जाएगा? हीट अपॉन टाइम। ओके, ठीक है। हाँ, तो इतनी बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। लेकिन अगर हम लोग एसी सर्किट की बात करें तो करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय चोक कॉइल विच इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। पंगा क्या था पूरा, मैंने पहले ही बताया था, हम चाह रहे थे कि हमारी डिवाइस भी सेफ रहे और हीटिंग लॉस भी ना हो। तो आपने ये कहा कि यार रेजिस्टेंस यूज करने के बदले क्यों ना सर हम लोग एक इंडक्टर यूज करें। So choke coil is a copper coil wound over a soft iron laminated core. This core is put in series with the circuit in which current is to be reduced. वही जो बातें मैंने आपको अभी हिंदी में बोल के बताई, वही जो बातें मैंने आपको पहले पूरी समझा दी, उसी को आप लोगों ने लिखना सीख लिया अंग्रेजी भाषा में। यही तो होता है खेल जीवन का। समझो, सुनो, लिखना सीखो। जब तक शब्द नहीं होंगे तब तक बोर्ड में लिख के नहीं आ पाओगे। इसलिए मेरा एम्फेसाइज इस बोर्ड बैच में ये है कि टेक्निकल बातें, न्यूमेरिकल्स, वो सब तो मैं करवाता ही हूँ, लेकिन साथ में आप लोग थोड़ी सेंटेंस फॉर्मिंग, अपनी बात कैसे बताना, अपनी बात कैसे रखना सामने। कल को अगर वाइवा में आप बैठो एग्जामिनर के सामने तो कुछ शब्द आपके पास होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स आपके सामने होने चाहिए, और वो रातों रात अचानक नहीं आएंगे। आप सोचो कि ऐसे ही बैठ के आप पूरी सही बातें बोल के आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ कीवर्ड्स आपके सबकॉन्शियस में होने चाहिए, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ कि अगर आपसे मैं चोक कॉइल पूछूं तो तुरंत दिमाग में 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से आते हैं आपके दिमाग, आपके थॉट में क्या आता है? सबसे पहले चोक कॉइल की अगर बात करें तो इंडक्टर, पावर लॉस, सीरीज कॉम्बिनेशन, हीट का फॉर्मूला, नेट रेजिस्टेंस, इंडक्टिव इंपीडेंस। अगर इन बातों में आपने खेल लिया तो आप पूरा डेरिवेशन करके आ सकते हो, पूरी बातें आप समझा सकते हो अगर ये कुछ कीवर्ड्स आपको पता है तो, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे हमारी वही बातें हैं जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एसी में हमने नेट इंपीडेंस बता दिया, सर ये होता है, दिस इज द नेट इंपीडेंस। नाउ R प्लस आर इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हो सकता है कि उसमें आपका बल्ब के साथ और कोई एक एडिशनल रेजिस्टेंस रहा हो। आपके जो सर्किट आपने बनाया है ये देख लो यहाँ पे, ओके। तो नेट सर्किट का रेजिस्टेंस जिसमें आपने वायर वगैरह, सोर्स वायर वगैरह, लोड रेजिस्टेंस सबको मिला के आपने लिख दिया है R प्लस आर, ओके। सो यू कैन से दैट कॉस ऑफ फाई जो कि होता है पावर फैक्टर, उसको हम क्या लिखते हैं सर? उसको हम लोग लिखते हैं R डिवाइडेड बाय Z। कब सीखा सर? अभी अभी तो सीखा था हमने, अभी तो सीखा था 5-10 मिनट पहले कि जो पावर फैक्टर है दैट इज नथिंग बट R डिवाइडेड बाय Z, तो हमने लिख दिया। अब अगर आप पावर फैक्टर की बात करो, चोक कॉइल के लिए, सो एवरेज पावर बहुत 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 कम होता है, दैट्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो। तो जो कॉस फाई है R बाय Z, उसको आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं? कॉस फाई। जब एंगल आपका बहुत 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 छोटा होता है तब आप क्या लिख सकते हैं? तब आप लिख सकते हैं कि ये जो पूरी टर्म है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। आप मुझे बताओ कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा इक्वल टू 1 हो। तो अगर हमारा कॉस फाई 0 है, सॉरी,
हाँ, अगर हमारा cos phi 0 है तो जो phi है, जो ये टर्म है, टर्म ये 1 के ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होगी। तो हमने लिख दिया r बाय जेड इज इक्वल टू r अपॉन रूट ओवर जेड। जेड की वैल्यू क्या होती है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये टर्म 1 कब बनेगी? ये टर्म 1 तब बनेगी, ये टर्म 1 तब बनेगी जब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट करें। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट करें तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसको ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड जीरो करना है। या तो और प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ, और प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ, और प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। ये बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे बना ओमेगा एल। रूट के अंदर बच रहा है आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस 1। ये ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकाला है मैंने तो आर के डिवाइड में चला गया। बड़े पे करके दिखा देता हूं, थोड़ा बड़े पेज पे करके दिखा देता हूं। बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाती है कि सर कैसे निकाल दिया आपने कॉमन। सर आपने कॉमन कैसे निकाल दिया? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अगर आप बाहर निकालते हो तो नीचे से रूट के बाहर आने पे ओमेगा एल बचेगा, है ना, और अंदर क्या बचेगा? अंदर आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस 1। ये है कॉस फाई। ये है कॉस फाई। ये क्या है? ये है कॉस फाई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कब बनेगी ये टर्म 1? ये टर्म 1 कब बनेगी? जब आपने ये कहा दैट आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल ये टेंडिंग टूवर्ड जीरो हो जाए, 1 के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल हो जाए, तो ये आपकी आ गई कंडीशन। दिस इज योर कंडीशन। बस ये याद रखना, डायरेक्टली याद रखना, ये एज इट इज ध्यान रखना है इस बात को। क्लियर है? डन। चलिए, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हैं। अब शुरुआत की जा रही है एक नए यूनिट की, एक नए डिस्कशन की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका नाम है EM वेव्स। बड़े ही शांति से, बड़े ही प्रेम से सुनते चलना बस बातें, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक आध सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो हम छोटे से छोटा पार्ट भी कवर करेंगे, और हमारा काम है पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना, तो हम करेंगे। एक एक बात आप ध्यान से सुनते चलिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी, लिखते जाना। EM वेव्स, मान के चलो कि नीट में एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, JEE मेंस में कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, CUET में 1 से 2 सवाल आएंगे, और बोर्ड में इसकी कुछ पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। ओके, जब हम PYQs करेंगे तो आप देखना कितने क्वेश्चन इसमें से आए। EM वेव्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, मतलब बात चलने वाली है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई लेना देना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई लेना देना है। बोल क्या रहे हो सर? बात ऐसी है कि अगर मैं आपसे वेव की बात करूं तो वेव बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैं एक हल्का सा ब्रीफिंग आपको करवा रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक वेव क्या होती है, तो आप कहते हो कि सर वेव जो है ना ये डिस्टर्बेंस होती है। वेव जो है ये डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में, जिसके कारण एनर्जी प्रोपोगेट होती है, ड्यू टू विच एनर्जी प्रोपगेट्स। वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में जिसके कारण एनर्जी प्रोपोगेट होती है। कितने तरह की वेव्स मालूम है आपको? सर हमको तो साउंड वेव पता है, लाइट वेव पता है, EM वेव आप बता रहे हो, कई तरह की वेव्स होती हैं, स्ट्रिंग वेव्स होती हैं, लेकिन इनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं?
एज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, नॉन मैकेनिकल को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब लिखवा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन होता क्या है वेव में? वेव में बेसिकली पार्टिकल जो होते हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। पार्टिकल जो होते हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और एनर्जी जो होती है वो ट्रैवल कर रही होती है, मूव कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है। ओके, एनर्जी ट्रैवल करती है, पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। अगर एक वेव की चर्चा की जाए, अगर एक वेव की चर्चा की जाए, मान लो कि ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, तो आपको मालूम है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम सेपरेशन होता है वो कहलाता है वेव का एम्पलीट्यूड। ये जो पूरा समय वेव को लगता है अपना बिहेवियर रिपीट करने में, या तो मैं ऐसा कहूं कि जितनी देर में एक पार्टिकल, ये मान लो पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है और ये वेव आगे बढ़ रही है, वेव आगे बढ़ रही है यानी वेव आगे बढ़ रही है यानी एनर्जी आगे बढ़ रही है। और पार्टिकल क्या करता है? पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन तक, और पलट के फिर से नीचे आ रहा होता है। पार्टिकल अपना ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है और वेव आगे बढ़ रही है, ठीक। वेव किस स्पीड से आगे बढ़ रही है? वेव अपनी v स्पीड पे आगे बढ़ रही है। जो टोटल डिस्टेंस वेव ट्रैवल करती है t टाइम में वो कहलाता है लैम्डा, और जो समय लगता है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, सुन लो, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन, ये समय कहलाता है टाइम पीरियड। ये समय कहलाता है टाइम पीरियड, और टी टाइम पीरियड में वेव लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, जिसको हम कहते हैं वेव लेंथ। 11वीं क्लास में ये सब सुन चुके हैं आप, समझ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि वेव लेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। इनमें क्या रिलेशन होता है? आपको एक बेसिक सा रिलेशन पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मालूम है क्या? ये बेसिक सा रिलेशन आपको मालूम है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं लैम्डा, किस स्पीड पे चल रहा है? ये v स्पीड पे चल रहा है, इनटू टाइम को आपने लिख दिया t। t को डिवाइड में भेज दो, t को डिवीजन में भेज दो, t को डिवीजन में भेज दो, तो v का एक्सप्रेशन बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। 1/t को लिख दिया f, तो एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, v इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये बातें EM वेव से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये थ्रू आउट द डिस्कशन EM वेव में, फिर वेव ऑप्टिक्स में, हर जगह काम आती हैं, है ना। तो ये पता होनी चाहिए हमको बातें। लिख लो, देख लो, हट रहा हूँ साइड में, इतनी बातें लिख लेना। बेसिकली 11वीं का एक रिकैप करवा दिया मैंने आपको। चलो ठीक है सर, बता ही रहे हो तो वेव की इक्वेशन वगैरह भी लिखना सिखा दो। सर अगर बता ही रहे हो तो वेव की इक्वेशन वगैरह भी बताना सिखा ही दो, है ना, दुआएं देंगे आपको। 11वीं का पार्ट बता दो। चलो ठीक है, मान लो कि ये एक वेव है ना, जो कि वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और जिसका पार्टिकल का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में, पार्टिकल का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में, लेकिन वेव आगे बढ़ रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, वेव आगे बढ़ रही है एक्स डायरेक्शन में। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन क्या होती है वेव की? पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? वाई डायरेक्शन में, तो आप वाई लिखोगे। पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? सर वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो आप वाई लिखोगे। ओके, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। काम की बात है बहुत ज़्यादा, काम की बात है, बहुत ज़्यादा काम की बात है। यहाँ से क्या साबित हो रहा है? यहाँ से साबित ये हो रहा है कि पार्टिकल का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में है,
यहां से साबित ये हो रहा है कि पार्टिकल का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में है, लेकिन वेव का प्रोपोगेशन, वेव का प्रोपगेशन, वेव का प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में है, वेव का प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में है, पार्टिकल का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में है, वेव का प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है इतनी बात। इतनी बातें ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग जिस वेव की बात कर रहे हैं वो क्या है? हम लोग जिस वेव की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है? वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये किस प्रकार की वेव है? ये किस प्रकार की वेव है भाई साहब? ये नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है भाई साहब। ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है। चल ट्रांसवर्स क्या होती थी? जिसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो, पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो। सर नॉन मैकेनिकल क्या होती है? जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर ये जो आप बता रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप कह रहे हो पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के मोशन के परपेंडिकुलर, तो क्या इसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं? क्या जो लाइट हमारे पास आ रही है उसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं? हमको तो फील नहीं होते जब टकराते, जब धूप आती है हम हाथ ऐसे रखते हैं, हमारा हाथ झटके से नीचे तो नहीं गिर जाता है। तो क्या उसमें पार्टिकल्स हैं? उसमें पॉइंटिंग वेक्टर, उसमें वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी उनके परपेंडिकुलर आगे बढ़ रही है। क्या मतलब है इस बात का? समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। नॉन मैकेनिकल मतलब जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉन मैकेनिकल मतलब नो मीडियम रिक्वायर्ड। ट्रांसवर्स मतलब पार्टिकल्स का ऑसिलेशन वेव के मोशन के परपेंडिकुलर, है ना? सूरज से रोशनी हम तक आती है, क्या सूरज से लेकर धरती के बीच में कोई मीडियम है, कोई पाइपलाइन डली है, कोई वायर है? नहीं, फिर भी आती है। एयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर तो एयर भी नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी आती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वेव की हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वेव की जिसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो प्रकार के वेक्टर्स ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखना जरा, ग्रीन कलर है, ठीक है। ये मान लीजिए आपने बता दी, सुनना ध्यान से सभी लोग, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर हो सकता है। ये कौन सा वेक्टर हो सकता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर हो सकता है ना? इलेक्ट्रिक वेक्टर हो सकता है ये, जो कि ऑसिलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इसी तरह से मैग्नेटिक वेक्टर हो सकता है एक, जो कि ऑसिलेट कर रहा होगा जेड डायरेक्शन में, जो कि ऑसिलेट कर रहा है जेड डायरेक्शन के अलोंग। देख रहे हैं आप? ये है ना, देख रहे हैं? क्यों बॉस? इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई डायरेक्शन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक वेक्टर जेड एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक वाई के अबाउट, और एनर्जी बढ़ रही है एक्स में, एनर्जी बढ़ रही है एक्स में। एक यहां ऐसे 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 ऐसे, एक ऐसे 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 ऐसे, और ये एनर्जी ऐसे ऐसे सरकते हुए आगे बढ़ रही है, निकल गई इधर।
ठीक है। अब इनकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर मैं इलेक्ट्रिक वेक्टर की इक्वेशन लिखूं, वो कहाँ ऑसिलेट कर रहा है? वाई में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एनर्जी आगे बढ़ रही है। एक्स डायरेक्शन में एनर्जी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो आगे बढ़ रही है एक्स में। और आपने एक वेक्टर लिख दिया ई एक्स, एक वेक्टर ई वेक्टर एक आप लिख दोगे बी, जो बन जाएगा बी नॉट, विनोद नहीं बोल रहा हूँ, बी नॉट बोल रहा हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स। आगे तो ये भी एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये आपने इक्वेशन लिखना सीख ली, ये आपने इक्वेशन लिखना सीख ली किसमें? किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ओके, एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की इंडिविजुअल। चलिए, क्या कहा हमने ये कहा कि अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा विच गिव्स राइज टू अ ट्रांसवर्स वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रही है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों ही मिलके आगे बढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आपने ये कहा कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू, प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही होगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है, और दोनों एक दूसरे की साठगांठ से, एक दूसरे की मदद से उत्पन्न कर रही हैं एनर्जी, उत्पन्न कर रही हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसको कि आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो, ये बात सही है? बिल्कुल। The time varying electric field and magnetic field mutually perpendicular to each other are also perpendicular to direction of propagation। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो एनर्जी है अगर वो x डायरेक्शन में है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, और एनर्जी आगे बढ़ रही है x डायरेक्शन में। बोलो, बात समझ में आती है सभी को? एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सार है। ये जो स्टेटमेंट है इसके आगे मैं 1 2 3 4 5 स्टार बना रहा हूं, 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं मैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है गुरु? सभी लोग ठीक ठीक लिख लो। कोई पूछे क्या डायरेक्शन है एनर्जी की, तो मान लो अगर एनर्जी की डायरेक्शन एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो z होगी या तो y होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो जो दूसरी बच रही है वो होगी परपेंडिकुलर। E और B आपस में परपेंडिकुलर, E और B आपस में परपेंडिकुलर, और जो एनर्जी है EM वेव है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर आगे बढ़ रही है। ठीक गुरु? इतनी बातें क्लियर हैं? चलो 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 चलो, क्या कह दिया आपने? Thus the electromagnetic waves consist of time varying electric and magnetic field। ये रही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये आगे बढ़ रही है एनर्जी। ओके, चलो बहुत बढ़िया, EM वेव बढ़ रही है आगे। आइए अब चर्चा को बढ़ा देते हैं आगे। अब पहला कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आ रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट।
अब इसको समझने के पहले थोड़ा विजुअलाइजेशन हम करते हैं। मैं थोड़ा आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? सुनिए, मेरा सवाल आपसे कुछ ऐसा है कि अगर ये एक सर्किट है, अगर ये एक सर्किट है, ध्यान से सुनना और रिस्पॉन्ड करना, चैट में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो, बोल सकते हो। अगर आपने इस सर्किट में, अगर आपने इस सर्किट में, जिस सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं, इस सर्किट में आपने एक कैपेसिटर लगाया, क्या लगाया? कैपेसिटर। और एक डीसी सोर्स लगाया, क्या लगाया? डीसी सोर्स लगाया। तो हमको मालूम है कि सिचुएशन में करंट आता है, करंट आता है, पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, फिर उसके बाद अपनी पीक वैल्यू ले चुका है करंट, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है ना। तो यहां करंट है, यहां करंट है, और अभी कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। तो अगर मैं एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखता हूं, सुनते चलना एक एक बात ध्यान से, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, मास्टर क्या बोल गया, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा बोलोगे बाद में, ठीक है? अगर मैं एक कॉम्पास लेता हूं तो इस जगह पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्यों डिफ्लेक्शन मिलेगा? क्योंकि करंट के इर्द गिर्द होती है मैग्नेटिक फील्ड, करंट के इर्द गिर्द होती है मैग्नेटिक फील्ड, करंट के आसपास होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमको मालूम है, मालूम है कि नहीं है? मालूम है ना? करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर मैंने यहां पे कॉम्पास रखा तो डिफ्लेक्शन मिला, यस डिफ्लेक्शन में लिख रहा हूं, यस वी गॉट डिफ्लेक्शन। लेकिन क्या कोई करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है? क्या कोई करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है? नहीं सर, कोई इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर मैं एक बार नीडल यहां रखता हूं, अगर मैं एक बार नीडल यहां ले जाके रखता हूं तो इस नीडल में, इस लोकेशन पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। कब नहीं मिला? मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं, जब मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, जब करंट कांस्टेंट हो चुका है, फर्दर कोई चार्ज नहीं हो रहा है कैपेसिटर में, तब की बात कर रहा हूं। अगर आपने बीच वाले रीजन में ले जाके रखा, बीच वाले रीजन में ले जाके उस कॉम्पास को रखा, तो कोई डिफ्लेक्शन उसमें देखने को नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने एक दूसरा सिस्टम देखा। कैसा सिस्टम देखा? एक ऐसा सिस्टम देखा एक ऐसा सिस्टम देखा जिसमें के हमने एसी सोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? एसी सोर्स लगा दिया, एसी सोर्स। ये क्या था? ये डीसी सोर्स था, और वो भी कैपेसिटर की तब की बात कर रहे थे हम लोग, स्टेडी स्टेट की, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एसी सोर्स लगाता हूँ तो एसी सोर्स में हमको मालूम है कि जो करंट एंटर करेगा वो वेरिंग होगा। करंट जो आएगा यहाँ पे वो वेरिंग करंट है, वेरिंग, चेंज हो रहा है, चेंज। अब खेल होंगे। मैं इस कैपेसिटर को जूम करके बना रहा हूं, मैं इस कैपेसिटर को जूम करके बना रहा हूं, क्योंकि एसी सोर्स है तो हर समय जो यहां पे चार्ज होगा उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, जो प्लेट्स पे चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। सुनते चलना एक एक बात ध्यान से। एसी सोर्स लिया, करंट चेंज हो रहा है, वेरिंग करंट है, चार्ज चेंज हो रहा है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है दो प्लेट्स के बीच में, हमको मालूम है वो भी चेंज हो रही है, वो भी चेंज हो रही है। इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम चेंज कर रहे हो
तो डेवलप होती है कहानी में मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहानी में आई है एक मैग्नेटिक फील्ड, और इस वजह से अगर आप यहां ले जाके एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखते हो तो उसमें मिलता है डिफ्लेक्शन, उसमें मिलता है डिफ्लेक्शन। रीजन क्या था? रीजन था एसी सोर्स। एसी सोर्स से क्या हुआ? एसी सोर्स से हमको मिला, एसी सोर्स से हमको मिला चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या डेवलप हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या डेवलप हुआ? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपको क्या मिला? आपको देखने को मिला एक डिफ्लेक्शन। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपको देखने को क्या मिला? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपको इस कॉम्पास में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब आप ऐसे सोचो कि कॉम्पास में डिफ्लेक्शन कब आता है? जब एक करंट होता है। तो इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए और इस बात को समझाने के लिए कि आखिर इस कॉम्पास में डिफ्लेक्शन क्यों आया, आखिर इस कॉम्पास में डिफ्लेक्शन क्यों आया। अरे हम तो ये बोलते हैं कि अगर एक कॉम्पास में डिफ्लेक्शन आता है, अगर एक मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है तो करंट होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन है तो बीच में करंट होना चाहिए। तो बस यही बात को समझने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल करंट यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया हमने? डिस्प्लेसमेंट करंट, मनगढ़ंत करंट, हाइपोथेटिकल करंट। एक्चुअल में हाथ लगा के देखना, करंट लगेगा नहीं तुमको। अरे इसके बीच में हाथ लगा के देख लेना, झटका लगेगा नहीं ना। लेकिन क्योंकि हमें यह पता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से आती है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसी है? ऐसी है, ऐसी ऐसी। क्या बनाया सर आपने? ये मान लो ये दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, तो ऐसा एक सर्कल बनाओ, ऐसा, जो कि इस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे गले लगा रहा हो, ऐसे ऐसे। इसके हाथ के अंदर से निकलनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसी। तो मनगढ़ंत करंट है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि, बता रहा हूं बातों को, थोड़ा सा लिख लेते हैं। When a capacitor is allowed to charge in electric circuit, the current flows through the connection wires. अब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, देखो दो बातें, या तो आप एसी सोर्स ले लो, और अगर डीसी में बात करो तो मैंने क्या बताया? ये मैंने बात की स्टेडी स्टेट की। लेकिन अगर मैं उस ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं, जब चार्ज की वैल्यू बढ़ रही होती है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है या डिस्चार्ज हो रहा होता है, उस समय पे आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। स्टेडी स्टेट में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। फंडा क्या है? करंट वेरिएबल होना चाहिए। करंट वेरिएबल कब होता है? जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो। इस पंगे को अवॉइड करने के लिए मैंने सीधे एसी सोर्स ले लिया। ठीक है, तो पहली लाइन में मैं सीधे ये लिख रहा हूं कि कनेक्ट एन एसी सोर्स एंड ड्यू टू द चेंजिंग करंट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड विच गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। खेल खत्म, खेल खत्म। आगे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is equivalent to current through the capacitor, that is known as the displacement current. ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। If plus q and minus q be the charge on the left and the right side of the capacitor, then at any instant हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमको ये मालूम है कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक प्लेट के कारण, ओके, जैसे इसको मैं ई ए कह दूं, दिस इज ए, दिस इज बी। ई ए को मैं लिख सकता हूं सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट कितना बन जाएगा?
ई नेट बन जाएगा ई ए प्लस ई बी, थिन प्लेट का फॉर्मूला है मेरे भाई ये, है ना। तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन शॉर्ट दोनों सेम डायरेक्शन में, उनको प्लस करो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो ई नेट कितना आ चुका है? ई नेट आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट कितना आ रहा है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा को आप लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बात को डाल दो डब्बे में, इस बात को डाल दो डब्बे में, इतना लिखो। अब क्या करने वाले हैं, आपको आइडिया लग ही गया होगा। चार्ज दिख रहा है क्यू, डिफरेंशिएट करूंगा चार्ज को, डी क्यू बाई डी टी करंट मिलेगा। डी क्यू बाई डी टी क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। हमने लिख दिया E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने चार्ज को लिख दिया, मैंने चार्ज को लिख दिया E टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए, यानी एप्सिलॉन नॉट ए टाइम्स ऑफ ई, ऐसा मैंने लिख दिया चार्ज को। ये मैंने लिख दिया चार्ज के बारे में। सुनते चलना ध्यान से, इतनी बातें हमने कर ली थी, इतनी बातें हम कर चुके हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया? डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया? या सॉरी, आवाज़ चली गई थी बीच में, मैं फिर से बता देता हूँ क्या बातें की मैंने।
मैंने कहा कि Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A टाइम्स ऑफ E आपने लिखा, डिफरेंशिएट किया, dQ बाई dt करंट बना। अब फ्लक्स को हम लोग E डॉट A लिखते हैं, EA cos थीटा। अब यहां पे जो प्लेट्स हैं उसके थ्रू देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 की वैल्यू 1 कर दी और फाई को EA लिख दिया। इस एरिया को अंदर भेज दिया मैंने, जो बाहर था उसको मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर भेज दिया, और E इंटू A बन गया फाई। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से हमको यह पता चला कि चेंज इन फ्लक्स के कारण, और फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके। चेंज इन फ्लक्स के कारण डेवलप हो रही है एक करंट जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करके आप एक करंट डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और करंट होगा तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिस वजह से डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। ये करंट कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इतनी बातें ध्यान से लिखो सभी लोग, इतनी बातें ध्यान से लिखो, तेज रफ्तार में सभी लोग लिखते चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। डन। चलिए 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 चलिए। हाँ, तो इसके आगे से हम लोग बातें कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। इसके आगे से हम लोग बातें कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। यहां से मैं आपको बताऊंगा फ्लॉ इन एम्पियर्स लॉ। यहां से मैं आपको बताऊंगा फ्लॉ इन एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इस स्लाइड से कंटिन्यू करूंगा मैं, यहां से मैं करूंगा कंटिन्यू। अब यहां से ये पता चलेगा हमको कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो था उसमें एक छोटी सी गड़बड़ थी जिसको मैक्सवेल साहब ने करेक्ट किया, और उसके बाद से वो कहलाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो जितना बताया सिर्फ उतनी बातें ध्यान से देख के आना। कल EM वेव्स पूरा हम लोग खत्म कर देंगे और परसों से हम लोग शुरू कर देंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है? तो यहां से हम लोग करेंगे 2B कंटिन्यूड, ठीक है? तो चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।